वो गहरा होता है। आप बहुत बार देखे होंगे किसी नाटक को देखते समय, किसी मूवी को देखते समय, अगर आप किसी पात्र के साथ जुड़ गए तो उसके सुखी दुखी होने से अपना सुखी दुखी होना शुरू हो जाता है। तो जैसे वो क्रिया वहां पर दिखाई दे रही है, वैसे ही सार्थकता को, सकारात्मकता को भी जब कोई रोचक ढंग से, कलात्मक ढंग से, सरस ढंग से प्रस्तुत करता है, उसका इम्पैक्ट। इसी 2:30 बजे के सेशन के लिए, जो इस सेशन को सामान्य रूप से वो में सबसे कठिन सेशन माना जाता है, क्योंकि भोजन के बाद लोगों को नींद आती है, लेकिन कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री दिखा दो, उसमें डिस्कशन स्टार्ट कर दो, ज्यादातर लोगों की नींद हट जाती है। ये है नृत्य का, संगीत का, कविता का, कला का प्रयोग। कि एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपको आसानी से उस समय भी जगने के लिए प्रेरित कर देती है। ये बात पकड़ में आई? बात पूरी होगी? अब उत्तर देते हैं। ये प्रश्न पहले से एक आया हुआ है ध्यान का और दृष्टि का, आपने भी पूछ लिया। मैं इस प्रश्न को एक दूसरी जगह से शुरू करता हूँ। ये जो ऑब्जर्वेशन में बार बार कह रहा हूँ कि अगला आदमी जब देखते हैं तो उसमें ये बात दिखाई गई कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। ये ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? आप अगर मेरे कपड़े को देखते हैं, आपको सफेद दिखाई दे रहा हो, ये सफेद देखने के लिए कपड़ा सफेद है, ये भाषा बोलने की जरूरत है? ये भाषा आने की भी जरूरत है क्या? जिसको भाषा नहीं आती हो वो भी ये देख सकता कि नहीं कि ये कपड़ा सफेद? ये जो आप देख रहे हैं कपड़ा सफेद है ना, ये ऑब्जर्वेशन। ये जो आप भाषा में बोल रहे हैं कपड़ा सफेद है ना, वो ऑब्जर्वेशन नहीं। वो किसी का ध्यानाकर्षण करने के लिए तो हो सकता है, अपना भी ध्यानाकर्षण करने के लिए तो हो सकता है, बट वो ध्यान देना नहीं है। ध्यान का मतलब है हमारा अटेंशन, हमारा फोकस कहाँ है। तो ध्यान का मतलब है हम किस बात पर फोकस है। आप थोड़ा धैर्य, उत्तर मिलेगा। तो अभी जिसको आप सामान्य रूप से ध्यान कहते हैं ना, वो तो दिन भर के 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे करने वाला कोई क्रियाकलाप है। उसमें भी आप अगर बारीकी से देखेंगे तो किसी वस्तु पर ध्यान को एकाग्र करने का काम है। इतना ही तो करते हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि वो आप जिस वस्तु पर भी ध्यान एकाग्र करते होंगे, वो वस्तु ये हो सकती कि नहीं कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा। तो ध्यान की वस्तु हम इसको फिक्स कर रहे हैं कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा। और ये वस्तु ऑब्जर्वेशन की वस्तु है, ना कि एनालिसिस की वस्तु। जैसे आपका कपड़ा सफेद है देखने के लिए मुझे भाषा नहीं बोलनी पड़ती है कि कपड़ा सफेद है, ऐसे ही ये बात देखने के लिए कि आप सही को समझना चाहते हैं, सही जीना चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, हमारा सुख चाहते हैं, ये देखने के लिए हमको भाषा बोलने की जरूरत है। भाषा की जरूरत तो विश्लेषण करते समय है, विचार करते समय है, एनालिसिस करते समय है, ऑब्जर्वेशन करते समय नहीं। हम आपके चश्मे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें भाषा क्या करती है? हम आपके चेहरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें भाषा क्या करती है? मेरा पूरा क्वेश्चन को मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, हो सकता है ज्यादातर आपके प्रश्न गिर ही जाए, फिर भी बचेगा तो जरूर करिएगा। मैं तो उस बैकग्राउंड के साथ उत्तर दे रहा हूँ। इसको पकड़ना जरूरी है कि आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, इसमें भाषा क्या करती है? आप मेरी आंखें देख रहे हैं, इसमें भाषा क्या करती है? कुछ नहीं करती। आप यहाँ स्लाइड देख रहे हैं, पढ़ना शुरू करें तो अलग बात है, भाषा काम है। सीधा देखने में भाषा क्या काम करेगी? कुछ। आप बोर्ड देखते हैं, भाषा क्या करती है? कुछ नहीं। तो ऑब्जर्वेशन वो जगह है जिसमें भाषा की बहुत जरूरत नहीं है। ध्यानाकर्षण करने के लिए तो प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो भाषा क्या करती है? आपके हाथ में हमको घड़ी दिखाई दे रही है पहने हुए, भाषा क्या करती है?
मैं बिना किसी भाषा के भी इधर से उधर पूरे नजर को शिफ्ट करता हूँ ना, जो वस्तु होती है सामने वो हमको दिखाई देती है। सामने घड़ी दिख रही है, जरूरी नहीं है कि उसको देख करके मैं घड़ी शब्द बोलूं, दिखाई तो दे रहे, वही भाषा बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसका नाम नहीं भी पता हो तब भी वो वस्तु हमको दिखाई देती है। प्रश्न भी 15 मिनट के लिए रोक लेते हैं। जिस वस्तु का नाम भी हमको नहीं पता हो, वस्तु देखते हैं दिखाई देती है कि बच्चा भी उसको देख लेता है, तभी तो पूछता है मम्मी ये क्या है। जब वो पूछ रहा है कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, इसका मतलब उसको वस्तु का पता है, नाम का नहीं पता। कि नहीं? ये बात इसकी बच्चा पहली बार किसी वीडियो कैमरा को देखे और देख के पूछता है कि ये क्या है, तो वस्तु वो देख रहा, शब्द नहीं पता। वस्तु देखने के लिए तो हमारे फोकस ऑफ अटेंशन में ध्यान में वो वस्तु आनी पर चाहिए। उतने से वस्तु दिखाई, उसको नाम देना, उसको शब्द देना, उसकी डिटेलिंग करना, ये तो चॉइस है। फर्क क्या है अभी? फर्क हम अभी सिर्फ इतना कर रहे हैं इस पूरी बात में कि हम वस्तु तो देखते हैं, लेकिन सामान्य रूप से उसके रूप वाले भाग को देख करके उसी में उलझे रहते हैं। यहाँ जो हम आदमी को देखने की बात कर रहे हैं, तो आदमी के रूप को देखने की बात नहीं कर रहे, आदमी की कल्पनाशीलता को भी देखने की बात नहीं कर रहे, उसके व्यवहार को भी देखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये सब के पीछे जो एक मूलभूत सच्चाई है कि वो मानव है, सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, उस फंडामेंटल सच्चाई को देखने की बात कर रहे हैं जो हर मानव में एक जैसा है। समय के साथ, देश में, काल में, परिस्थिति में वो बदलता नहीं है। उस मूलभूत नहीं बदलने वाली सच्चाई को हम ध्यान की वस्तु बनाते हैं। क्योंकि बदलने वाली वस्तु को अगर हम ध्यान की वस्तु बनाएंगे, बदलने वाली वस्तु को अगर हम ध्यान की वस्तु बनाएंगे, तो हमारा भाव स्थिर कैसे होगा? बदलने वाली चीज को ही हम आधार बना करके खड़े हो जाएं, उसी को देखने का काम करें, तो उसके आधार पर जो भाव बनेगा वो भी तो दिनों दिन हिलता ही रहेगा। तो हम ध्यान की वस्तु बदल रहे, वस्तु बदल रहे। वस्तु में क्या बदलाव किए वो समझ में आए कि हम मानव के रूप को ध्यान की वस्तु नहीं बना, मानव के गुण को ध्यान की वस्तु नहीं बना, उसका कपड़ा, संपदा, संसाधन को ध्यान का वस्तु नहीं बना, इवन उसकी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको भी ध्यान का मूल वस्तु नहीं बना, उसके व्यवहार को मूल वस्तु नहीं बना, बल्कि वो मूल स्वरूप में कैसा है उसको हम ध्यान की मूल वस्तु, फंडामेंटली क्या उसको नेचुरली एक्सेप्टेबल है, फंडामेंटल चाहना उसकी क्या है, हम उसको ध्यान की मूल वस्तु। तो ध्यान का मतलब है हमारा फोकस ऑफ अटेंशन का। ध्यान का मतलब है हमारा फोकस ऑफ अटेंशन का। और हम किस बात पर ध्यान देंगे ये निर्भर करता है इस बात पर कि मेरी दृष्टि क्या है। अगर मेरी दृष्टि में सुविधा ही महत्वपूर्ण है तो घूम फिर के ध्यान सुविधा पे ही जाता है। अगर मेरी दृष्टि में व्यवहार महत्वपूर्ण है, घूम फिर के ध्यान व्यवहार पर जाता है। जब मेरी दृष्टि में इस मूलभूत सच्चाई को देखना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, तब ये मूलभूत सच्चाई पर ध्यान। और ये इतना दिखेगा आपको कि जो जिसको महत्वपूर्ण मानता है ध्यान उस पर जाता है। तो दृष्टि तय करती है कि हमारा देखने का नजरिया क्या है, हम किसको महत्वपूर्ण मानते हैं। उसी संस्थान में मैं कानपुर लंबे समय तक रहा हूँ। जिसको गौशाला महत्वपूर्ण लगता है उसको संस्थान में आकर गौशाला दिखाई देती है, जिसको सेशन महत्वपूर्ण दिखाई देता है उसको सेशन पे फोकस रहता है, जिसका किचन पे ध्यान रखा हुआ है उसको किचन दिखाई देता है। आदमी उसी संस्थान में जाके किस चीज को देख के आएगा ये उसकी दृष्टि पर निर्भर है।
तो दृष्टि से दो चीजें तय होती, एक ये तय होता है कि किस बात पर ध्यान देंगे, बीसियों चीजें जो हमारे पास उपलब्ध हैं उसमें से किस पर हम ध्यान देंगे, ये दृष्टि तय करती है। दूसरा, उस वस्तु पर ध्यान दे करके उसका सकारात्मक हिस्सा को प्रधानता से देखेंगे या नकारात्मक हिस्सा को देखेंगे, ये भी दृष्टि तय होती है। जो बात पीछे हो रही थी ना, दृष्टि में अगर नकारात्मकता भरी हुई है तो गुण दिखाई नहीं देता, वस्तु तो वही है, गुण दिखाई नहीं। दृष्टि में सकारात्मकता ही सिर्फ हो, ठीक है, और सकारात्मकता में भी मोह हो जिसको कहता है, वो वस्तुतः सकारात्मकता नहीं है, मोह है, उसमें हमको गुण दिखाई, अवगुण दिखाई नहीं देते। तो ध्यान का मतलब है कि इस पर हम एकाग्र हैं। अभी हमारा फोकस ऑफ अटेंशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उस ऑब्जेक्ट पर फोकस्ड रहना। हाँ, तो ध्यान जो है वो फोकस्ड होने की बात है। दृष्टि यह है कि पीछे से हम किस बात पर ध्यान देंगे वो तय कैसे होता है, दृष्टि के अंदर उसमें से निकाल के क्या हम अपने लिए लाएंगे वो कैसे तय होता है, दृष्टि के अंदर। दृष्टि का तो यहां अगर देखेंगे ना, तो ध्यान की वस्तु क्या है, तो मानव के बारे में जो फंडामेंटल सच्चाई है वो ध्यान की वस्तु। ऐसे ही अगर आपको अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में स्वीकार हो गया है तो सहअस्तित्व भी ध्यान की वस्तु हो सकती है। मैं इस अभ्यास को ऐसे भी कई बार लेता हूं कि मैं जब आपको या किसी को भी देखता हूं तो उसी एक व्यापक में संपृक्त होने के आधार पर हम और आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अंतर संबंधित है ही, और इस पूरकता में स्नेह मेरी भागीदारी है, मैं सीधा इस बात को देखने का भी काम कर सकता हूँ। लेकिन ये सच्चाई स्वीकार हो गई हो तब कि एग्जिस्टेंस को हम कोएग्जिस्टेंस के रूप में देखते हैं, उसको हम यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस देखते हैं, तो उसी स्पेस में आपका भी सबमर्ज्ड होना है, उसी स्पेस में हमारा भी सबमर्ज्ड होना है, और उसी एक स्पेस में हम दोनों होने के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं, और ये जुड़ाव में परस्पर पूरकता के अर्थ में स्नेह ही मेरी भागीदारी का स्वरूप बनता है। ये बात को सीधा सीधा देखने का लिखने के काम को छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 बार 3 बार में पकड़ में आ जाएगा, लेकिन लिखने पर फोकस रहेंगे तो ऊर्जा 2 भाग में बढ़ जाएगी, एक सुनने में एक लिखने में। ये पकड़ना जरूरी है। जैसे कह रहा हूँ कि अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, इंग्लिश हिंदी जो चाहिए होगा बता दीजिएगा, हम कर देंगे। अस्तित्व सहअस्तित्व पूर्वक है, ये बात अगर हमको स्वीकार हो गई तो सहअस्तित्व के स्वीकार होने का मतलब यही है कि उसी एक व्यापक वस्तु में हम आपको भी संपृक्त देखते हैं, सबमर्ज देखते हैं, अपने को भी संपृक्त देखते हैं, सबमर्ज देखते हैं, और एक दूसरे के साथ एक ही व्यापक में होने का मतलब है कि हमारा एक दूसरे से जुड़ाव है। उस जुड़ाव में परस्पर पूरकता स्नेह ही है, क्योंकि स्नेह ही हमको भी सुख देता है, आपको भी सुख देता है। उस जुड़ाव में भागीदारी विरोध नहीं है, क्योंकि विरोध हमको भी स्वीकार नहीं होता है, विरोध करते हैं तो आपको भी स्वीकार। तो ये मूलभूत सच्चाई कि व्यापक में संपृक्तता आपका भी हमारा भी, इस पर हमारा ध्यान सतत बना रहे, इसको भी ध्यान की वस्तु बनाएंगे। जिसको भी आप ध्यान की वस्तु बनाएंगे, बेसिकली उसकी अंतिम उपलब्धि ये होगी कि वो आपको क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, उसका आपको बोध हो जाएगा, आप उससे तदाकार हो जाएंगे। कोई भी भाषा प्रयोग करिए, अर्थ एक है। कोई भी भाषा बोलिए, अर्थ एक है। इस अस्तित्व के ऊपर अगर हम ध्यान बनाए हुए हैं, हमको सहअस्तित्व का बोध या सहअस्तित्व के साथ हम तदाकार हो जाएंगे। कोई भी भाषा प्रयोग करिए, भाषा में कुछ नहीं रखा, अर्थ एक ही है। तो ध्यान की वस्तु हम किसको बना रहे हैं वो होता है। प्रकृति को व्यवस्था के रूप में देखने का भी ध्यान की वस्तु हम बना सकते हैं, जिसका मतलब है जिस इकाई पे भी हमारा ध्यान जाता है, हम सबसे पहले उसकी व्यवस्था को देखते हैं। प्रकृति की व्यवस्था को पढ़ते समय स्वभाव धर्म का विवरण आपने पढ़ा होगा, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक और इनेक्टनेस की डिटेलिंग आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। हम किसी भी इकाई को देखते हैं तो ध्यान की वस्तु उसको भी बना सकते हैं कि उसकी धारणा क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका इनेक्टनेस क्या है, उसका नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक क्या फर्क पड़ता है उससे। अगर बना ले तो क्या फर्क पड़ेगा, मैं उसका एक उदाहरण देता हूं।
पेड़ पौधों के लिए अगर हमको समझ में आ गया है क्या है उसका इनेटनेस, क्या है प्लांट्स का, कौन बताइए? पुष्टि, ग्रोथ। कवर करते होंगे आपके वर्कशॉप में, नहीं करते? दोनों लोग बैठे हुए हैं, वर्कशॉप करने वाले ही बैठे हैं, नहीं करने वाले बैठे हैं। क्या करते हैं जी? शुरू की 6 दिन की रहती है उसमें नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में हो रहा है। ये साथी लोग किए हुए हैं। बढ़िया, वो हमको पता होना जरूरी है, नहीं तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अगर प्लांट्स के लिए हमको एकदम सिंपल बात कह रहा हूँ, चलिए नहीं पता है उसको भी हटाइए, हम बिल्कुल जीरो शुरू कर लेते हैं। किसी भी प्लांट्स को देखिए, पेड़ पौधे को देखिए, तो ग्रोथ या पुष्टि उसके बेसिक इवेंटनेस के रूप में दिखाई देता है। कोई भी पेड़ पौधा है, ग्रोथ उसमें दिखाई दिखता है नहीं? अगर इतनी सी बात ही हमको समझ में आ जाए और उस पर हम ध्यान लगा के रखें, तो जब हम उस पौधे के साथ इंटरेक्ट करने जाएंगे तो उसके ग्रोथ को इंश्योर करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर उसके ग्रोथ को इंश्योर करके हम उसके साथ इंटरेक्शन को 24/7 इंश्योर कर ले, तो हमसे कोई नुकसान कभी उसको हो सकता है? लंबी चौड़ी बात तो छोड़िए, हम एक लाइन में कह रहे हैं, हो सकता है। एनिमल्स का देखिएगा तो विल टू लिव, जीने की आशा, ये उसके धारणा के रूप में, धर्म के रूप में, इनेटनेस के रूप में दिखाई देते हैं। किसी भी पशु को देखिए तो जीना चाहते हैं, दिखता है नहीं? अपने शरीर को बनाए बचाए रखना चाहता है, जीना चाहता है, ये बहुत स्वाभाविक रूप से आप किसी पशु में देख सकते हैं, दिखता है। अगर इतनी ही बात हमको ध्यान रह जाए उस पशु के साथ जीते समय, हम कभी भी उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? हम तो लंबी चौड़ी बात ही नहीं कर रहे, हम तो एक लाइन कह रहे हैं। उस एक लाइन को ध्यान में रख करके अगर हम उसके साथ जीने को सोचने जाए, वो एक लाइन ही पर्याप्त है हमको पूरी तरह से व्यवस्थित होकर जीने की। उसको ध्यान से हटा दे तो फिर कर सकते। ऐसे ही मानव के लिए अगर हमको दिखाई देता है कि मूल में वो सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, तो अब हम जीने जाएंगे उसके साथ, तो उसके सुख का ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? या तो कहिए कि हमें बात को मानते नहीं तो वैसी बात होगी। आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे ऑब्जर्वेशन से ये ठीक है, लॉजिक में ये बात ठीक बैठती है, तो अब ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पर ही करेंगे। अब तो इतना ही बात है कि उसको अपने ऑब्जर्वेशन में 24/7 बना करके रखें, ताकि वो हमारे जीने का आधार बन सके। तो कई तरह से ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, ध्यान की वस्तु को ढूंढा जा सकता है। अभी तो हम एक ध्यान की वस्तु आपको बताए, मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख। ऐसे ही अस्तित्व को, व्यवस्था को, संबंध को, एग्जिस्टेंस को, हार्मनी को, रिलेशनशिप को भी ध्यान की वस्तु बनाएंगे। ऐसे ये जो 4 अवस्था पढ़ते हैं, 4 ऑर्डर्स पढ़ते हैं, पदार्थ का, प्राण का, जीव का और मानव का, ये 4 ऑर्डर्स का जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसका स्वभाव है और जो उसका इनेटनेस है, जो उसकी धारणा है, उसको भी ध्यान की वस्तु बनाएंगे। आप जिसको भी ध्यान की वस्तु बनाएंगे, उसकी उपलब्धि यही होगी कि सच्चाई का जो भाषाभास हमको होता है, वो धीरे धीरे बोध में बदलता है। दीदी पूछ रही थी भाषाभास एक साथ क्यों प्रयोग कर रहे हैं? एक साथ इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं कि कम से कम भास तो हर आदमी को हो ही जाता है, थोड़ा अधिक हो रहा होगा तो आभास में हो जा रहा होगा, बट कम से कम भास तो हर आदमी को हो ही जाता है। भास होने का उसका कुछ ना कुछ अनुमान तो करने लगता है कि हाँ यार कुछ बात तो ठीक है, स्ट्राइक करता है कहीं कहीं, हमको क्लिक करता है कहीं कहीं कि हाँ यार ये बात तो ठीक है। कम से कम इतना हो ही जाता है। उससे आगे देखिएगा तो और भी थोड़ी दृढ़ता बढ़ सकती है, उससे जुड़े सारे तर्क आपके संतुष्ट हो सकते हैं। एक लेवल पर अपने में महसूस भी होना शुरू हो जाता है। 2-4 छोटे प्रयोग करके देखते हैं, उसमें भी सफलता दिखाई दे देती है। उसको आभास की जगह कहते हैं, जो भास से थोड़ा मजबूत।
और उसी को जब आप निरंतरता में पा लेते हैं तो जो जगह है वो बोध है। बोध के लिए ये जरूरी है कि जिस वस्तु का हम बोध करना चाहते हैं उसको अपने ध्यान की वस्तु बनाना चाहिए। ध्यान की वस्तु ही नहीं बनाएंगे तो उसके बोध होने की संभावना है। ध्यान की वस्तु क्लियर है, इसको कहते हैं। यहाँ ध्यान की विधि प्रक्रिया पर भी थोड़ी बात करूंगा। प्रश्न में सारे रोक ले रहा हूँ इसलिए कि सॉरी इसी में ही करती। हाँ, दृष्टि का तो मतलब बताया ना, मेरे देखने का नजरिया क्या है। तो हम किस बात पर ध्यान देंगे, ये मेरी दृष्टि तय करती है। ये मेरी दृष्टि तय जहाँ देखते हैं ये वस्तु है, कैसे देखते हैं? जिस ध्यान की प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटे 3 घंटे आप बैठ भी सकता है, कोई मना ही नहीं, बैठ भी सकता है। लेकिन ये बात मैं कह रहा हूं कि वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का ध्यान पर्याप्त नहीं है। यहाँ तो ध्यान को जितनी देर तक आप जगे हुए हैं उस पूरे समय तक करने की जरूरत है, क्योंकि व्यवहार करते समय अगर ध्यान नहीं रहेगा व्यवहार में चूक नहीं, विचार करते समय अगर ध्यान नहीं होगा चूक हो जाएगी, भाव अपने में जब बन रहा है उस समय ध्यान नहीं होगा चूक हो जाएगी, आहार विहार में हम लगे हुए हैं उस समय अगर ध्यान नहीं बना हुआ है चूक हो जाएगी। तो यहाँ जो ध्यान की प्रक्रिया है वो तो सभी क्रियाकलापों को करते हुए मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बना के रखने। तो चाहे मूलभूत सच्चाई के रूप में आप अस्तित्व को पहचाने, चाहे मूलभूत सच्चाई के रूप में आप चारों अवस्थाओं के स्वभाव धर्म को पहचाने, चाहे मूलभूत सच्चाई के रूप में मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, इस बात को पहचाने। जिसको भी आप मूल सच्चाई के रूप में लेने से आपका जीना व्यवस्थित होता हो, स्नेह का भाव विकसित हो जाता हो, उस मूल सच्चाई पर ध्यान को बना के रखना ये मूलभूत अभ्यास है। और ये ध्यान 24/7 रखने की बात है, कम से कम जितनी देर तक जगे हुए हैं उस पूरे समय में रखने की बात है, न कि 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे 1 घंटे। इसका थोड़ा फील देने के लिए मैं 1-2 उदाहरण आपको बता देता हूँ कि कैसे ये संभव होता है कि सभी क्रियाकलापों को करते हुए ये ध्यान रख सके। मान लीजिए आपके घर में ठीक है कोई ऐसे व्यक्ति आ रहे हो जिनके लिए आपके मन में बहुत स्नेह हो, आप उनके लिए खाना बनाते हैं। खाना बनाते समय पूरे समय आपको ध्यान रहता है कि नहीं कि उनको खाने के टेस्ट में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। अगर उसको मिर्च नहीं पसंद होगा तो आप नहीं डालते, मिर्च पसंद होगा तो मिर्च डालते हो, मीठा पसंद होगा तो मीठा बनाते हो, मीठे में भी अगर साबुदाने की खीर पसंद होगी तो वो बनाते हो। वो पूरे प्रक्रिया को करते समय बैक ऑफ द माइंड में ये बात ध्यान में बनी रहती है कि अगर नहीं बनी रहेगी तो कुछ भी बन जाएगा नहीं। अगर नहीं बना रहेगा तो कुछ भी बन जाएगा नहीं। हाँ अच्छा, मॉर्निंग सेशन के दौरान एक बात देखिए, आपको अपनी ओर से कुछ नहीं मिला, जो है वो देखें। अभी इसको नहीं यहाँ पर करते हैं, उसके लिए आपके पास मॉर्निंग सेशन उपलब्ध ही है, 2 उपलब्ध ही है, रिस्पॉन्ड कर देंगे जी। अभी हम जिस सिंपल सी बात को कह रहे हैं कि आपके सारे जो सामान्य रूप से हम ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस करते हैं उससे जिस मूलभूत सच्चाई का आपको आभास हो गया है उस मूलभूत सच्चाई को अपने ध्यान की वस्तु बनाना। और प्रोसेस में ये बात कह रहे हैं कि दिन भर के सभी क्रियाकलापों को करते हुए ध्यान में वो बना रहे और फिर बाकी क्रियाकलाप होते रहे, ये प्रोसेस है। उसका उदाहरण ये बता रहा हूँ, क्षमता हमें है कि नहीं, उसके उदाहरण के रूप में ये बात कह रहा हूँ कि घर में आपके अगर कोई ऐसे अतिथि आ रहे हो जिनके लिए आपके मन में बहुत स्नेह हो, उसके लिए खाना बनाते समय पूरे समय आपको उसका ध्यान रखता है कि नहीं।
तो उससे ये बात तो पता चलता है ना कि सब्जी काटते समय भी, बाजार में ऑर्डर देते समय भी, उसको बनाते समय भी, उस पूरी प्रक्रिया में हमको व्यक्ति ध्यान में रह पाता है। थोड़ी देर के लिए मेरा चूक गया ध्यान ना, वहां एक्सीडेंट। ध्यान अगर चूक गया तो एक्सीडेंट हो जाए। कठिन काम जरूर हो सकता है, लेकिन दो बात होता है, एक करने योग्य है कि दूसरा इतना भी कठिन नहीं है, क्योंकि सामान्य जिंदगी में भी हम कई जगहों पर तो ये सब कर ही रहे हैं। इतना ही है कि कहीं और कर रहे हैं, अभी कहीं और कर दिया है। देखिए अभी भी हम ऑब्जर्वेशन लोगों का कर ही रहे हैं, बहुत सार्थी उसके रूप का, पद का, धन का ऑब्जर्वेशन हम कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन करने नहीं आता है हमको। आदमी इतनी माइन्यूट चीजों को ऑब्जर्व करता रहता है, हमको खुद भी नहीं पता होता है कि ये सारी चीजें भी हमारी ऑब्जर्व की जा रही है। सेशन के बाद बहुत सारे लोग जो फीडबैक देते हैं पर्सनल में, अलग अलग जगहों पर, इतनी सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हमको पता भी नहीं होता है कि मेरा ये भी ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्वेशन तो हम कर ही रहे, इतना ही है कि जहां करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं, जहां बिना किए भी काम चल सकता है वहां माइक्रोस्कोप लगा के बैठे हुए। ऐसा नहीं है कि हमको ऑब्जर्वेशन करने नहीं आता है, आता है। ऐसे ही कोई घर में आ रहा है तो उसका ध्यान रख के खाना तो बना लेते हैं। हम कह रहे हैं कि मूलभूत सच्चाई को ध्यान में रख के व्यवहार भी कर लिया है। अच्छा देखिए क्या होता है, दूसरा उदाहरण दूंगा आपको। कितने सजग रहते हैं हम 10 लोगों के साथ मीटिंग में बैठ के बात करते हैं, कुछ भी बात चल रही हो, किसी भी मुद्दे पर चल रही हो, अगला जैसे ही टोन में कुछ ऊंचा करके बोलता है, आपको दिखाई दे देता है कि नहीं कि मेरा अपमान कर दिया? कैसे दिखाई दे देता है? ध्यान बना था तब तक। इसका मतलब ध्यान बना हुआ है तब तो, ध्यान नहीं बना हुआ तब कैसे पता चला? बातें तो 20 चल रही होती, लेकिन वो सब के बावजूद ध्यान इस बात पर बना रहता है कि अगला मेरा सम्मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है, स्नेह से बोल रहा है कि विरोध से बोल रहा है। ये जो ध्यान की वस्तु अभी भी हम बना के रख रहे हैं बैकग्राउंड में, ऐसा नहीं है कि नहीं रख रहे हैं। हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जिसको आप अभी बैकग्राउंड में रख रहे हैं, उसकी जगह ये मूलभूत सच्चाई को बैकग्राउंड में रख सकते हैं कि नहीं? हमारा निवेदन इतना है। तो ध्यान के बारे में मुझे इतनी बात की। वही मेहमान है, कोई भी आदमी आया और मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, पानी भी नहीं पूछा और थोड़ी देर बैठे साइलेंट रहा और वो चला। तो मेरा ध्यान और मेरी दृष्टि इसमें कहा। बहुत अच्छी बात है। ये जो आपने कहा ना ध्यान नहीं दिया, मैं उसको कहूंगा तो बेसिकली आपने उस पर ध्यान देके उस पर इग्नोर कर दिया। मैं ऐसे कहूँगा। दृष्टि क्या है? दृष्टि यह है कि वो आदमी आपको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, अपने काम के लिए उपयोगी और सार्थक नहीं लग रहा। ये दृष्टि ये है जिसके कारण आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या दे के हटा ली और चीजों पे ध्यान देने में लगे, क्योंकि उसके पीछे ये दृष्टि काम कर रही है कि आदमी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, मेरे काम में उपयोगी नहीं। वैसी दृष्टि होती है, जैसे कपड़े को इम्पोर्टेंस दिया तो जो भी चीज है, तो इम्पोर्टेंस संस्कार से क्रमण होता है। जैसे आपने बोला कि हम शुरू से भवन में हुए, मतलब हम तो हम कुछ ना कुछ माने तो रहते ही हैं, किसी के बारे में कुछ, किसी के बारे में कुछ। अब जैसे मैं अभ्यास को इम्पोर्टेंस देना चाह रहा हूँ, इस वास्तविकता को इम्पोर्टेंस देना चाह रहा हूँ, बट आपको ये शिविर के बाद हो सकता है 10-12 दिन हर शिविर का इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ चालू होती है, तो ये
इम्पोर्टेंस चली जाती, तो इस चीज को वो हमेशा इम्पोर्टेंस बना रहे, ये कैसे हो सकता है? ये जितने सहयोगी साधन है ना, इसको जितना जितना करेंगे इम्पोर्टेंस वो बढ़ता है। जितना आप इसको सुनने का पढ़ने का काम करेंगे, जितना श्रेष्ठ लोगों के सानिध्य में रहेंगे, जितना सार्थक भागीदारी में जाएंगे, जितना पूज्यता का भावपूर्ण व्यक्ति करेंगे, जितना अनुशासित व्यवस्थित दिनचर्या को रखेंगे, वो सबसे ये इम्पोर्टेंस बढ़ता है। बट संस्कारवान दृष्टि तो एक काफी गहरी तो है ही ना भैया। अब ये अभ्यास भी आप सही बोल रहे हैं, बट जो संस्कार है वो भी तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं बहुत सारे शब्दों को अभी नहीं लाना चाह रहा हूँ एक के बाद एक। मैं इतना ही कहूँगा कि जितना आप कह रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी यहाँ बैठे हुए इस क्षण में आपको दिखाई दे रहा कि नहीं कि मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख। कैसा भी आपका संस्कार रहा हो, कैसी भी आपकी प्रवृत्ति रही हो, इस मूलभूत सच्चाई का भास तो हो रहा है हमको। अब हम निर्णय पूर्वक इस भास जो सच्चाई का हो रहा है, इसको पाल पोस के बड़ा करने का काम करेंगे, या यही कहते रहेंगे कि पुराना संस्कार हमारा खराब है? कब तक कहते रहेंगे? इस क्षण हमको सच्चाई पर ध्यान जा रहा है, उसका भास हो रहा है, उसको जितना निर्णय पूर्वक ध्यान की वस्तु बनाएंगे ना, उतना ये नया संस्कार मजबूत होगा। जितना ये नया संस्कार मजबूत होगा, उतना वो पुराना संस्कार स्वाभाविक रूप से कमजोर होगा, क्योंकि जीवन की ऊर्जा तो एक ही है, वो इस तरह बहनी शुरू हो गई, उधर कहाँ जाएगी? मन एक ही है, वो जैसे ही शिविरों में चर्चाओं में डूब जाता है, वो मूवी देखने कहाँ जाएगा? वो आइसक्रीम खाने कहाँ जाएगा? वो रात की नाइट पार्टी में कहाँ जाएगा? आप नाइट पार्टी को छोड़ने को मुद्दा बनाना चाहते हैं, बनाइए, मैं नहीं बना रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस सार्थकता की जगह पर हमारा मन लग रहा है, उसमें सार्थकता को पहचाना जाए। वहां से रस मिलना शुरू हो जाएगा तो मुंह मारने दूसरी जगह क्यों जाएंगे जी? सामने साफ बहता हुआ पानी मिल रहा हो, उसको नहीं पी करके 2 किलोमीटर दूर गंदा नाला में मुंह मारने कोई जाएगा क्या? आप मुद्दा बनाना चाहते हैं 2 किलोमीटर दूर बहते हुए उस गंदे नाले को बंद करने के लिए। मैं मुद्दा बना रहा हूँ इस बात को कि सामने नदी बह रही है, उसको देख लिया जाए, और साफ पानी है उसको पहचान के पी लिया जाए। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ, इसको नहीं पी पा रहे हैं, खिंच खिंच के वहीं चले जा रहे हैं, तो उसमें कैसे दुख और दोष को देख सके, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। पर वो मेरा मूल मुद्दा है। मूल मुद्दा हमारा हर बार ये है कि सामने से एक साफ नदी बह रही है, उसको देख लिया जाए और उसके पानी को पी के अपनी प्यास को बुझा लिया। और ये प्यास बुझने लगेगी, कोई धक्का मार के भी आपको 2 किलोमीटर दूर गंदे नाले में मुंह मारने कहेगा ना, आप नहीं जाएंगे। जब तक वो सामने नदी नहीं दिख रही हो, उसमें प्यास बुझाने का उपाय नहीं दिख रहा हो, तब तक तो जाना ही पड़ेगा वो 2 किलोमीटर दूर भी मुंह मारने के। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी को हम कंसंट्रेशन से इसको सही पता लग जाए, हमें सही समझ हो जाए, तो उसको सुख पीने लग जाएगा। और जब एक बार सुख पीने लग गया तो फिर उसके बाद इधर उधर की रिएक्शन करने आती है। प्रायोरिटी हमारी बदलती है। हाँ जी, और इस क्षण आपकी प्रायोरिटी बदली हुई है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सभी संस्कारों के बावजूद आप खुद ही ये बात कह रहे हैं कि अभी हमको ये सच्चाई स्वीकार हो गई। तो इस क्षण तो ये बात ऊपर आई गई है ना, आपके सभी संस्कारों को दबा के प्रायोरिटी पे ऊपर तो आ गए, तो उसको एक्टिविटीज को बनाए रखें। एक्टिवेट करने की जी, ये एक्टिव तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें आ जाती है मन में कि ये ऐसा है, वैसा है, सस्ती है, महंगी है, बड़ी है, छोटी है। जब तक मैं नाम नहीं लेता हूँ तब तक तो बहुत सारी चीजें आती ही नहीं। वेट अ मिनट, ये तब होता है जब वस्तु सामने नहीं हो। वस्तु सामने हो तो कोई जरूरत नहीं है ना नाम लेने की, ना डिटेलिंग की, बल्कि डिटेलिंग जितना हम अभी देख लेते हैं ना, लौट के कल्पना में जब घड़ी शब्द आता है तो उतनी ही डिटेलिंग हमारे मानस में आती है, न कि उससे अधिक आ जाती है। रिपीट कर, अभी मैं घड़ी को देख रहा हूँ, ठीक है, अब सारे शब्द को हटा दीजिए, मुझे जितनी डिटेलिंग उसकी दिखाई देगी ना, वो तो देगी अभी सामने। जब लौट के उस घड़ी को बिना देखे हम अपनी कल्पना में घड़ी शब्द को लाते हैं,
तो उसकी उतनी ही डिटेलिंग हम देख पाएंगे जितनी डिटेलिंग ऑब्जर्वेशन के टाइम पे देख लिए थे। उससे एक भी ज्यादा डिटेलिंग हम नहीं ला सकते। ये समझ में आता? इसका मतलब जब कल्पना में हम किसी बात को देखने का काम कर रहे हैं तब तो हम शब्द पहले उठा रहे हैं और फिर उसकी डिटेलिंग कर रहे हैं। लेकिन जब वस्तु के सीधा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का निरीक्षण का काम कर रहे हैं तो वस्तु आगे है, शब्द पीछे से हम देना चाहें तो दे सकते, नहीं देना चाहें तो नहीं दे सकते। उसी को साक्षात्कार कहते मैं तो अभी इसको आभास कहना चाहूंगा और जब ये निरंतरता में पाले तो उसको साक्षात्कार बोध कहना चाहूंगा। एकदम सिंपल बात कह रहा हूं मैं। जब वस्तु को हम सीधा देखने का काम करते हैं ना तो अर्थ आगे होता है, शब्द पीछे से चलता है। जब तक उस सच्चाई पर हमारा ध्यान नहीं गया है ना तब तक शब्द आगे रहता है, अर्थ पीछे रहता है। तो ये जो पूरा सुनने का प्रक्रिया हम करते हैं ना, किसी बात को जब पहली बार ध्यान देने का काम कर रहे हैं तो शब्द आगे, विश्वास शब्द आगे है। विश्वास का अर्थ धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगा करके हम लोग परिचय सत्रों में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन एक बार वो अर्थ आपको पकड़ में आ गया और आप उस पर ध्यान बना के रखने का काम करेंगे तो अब अर्थ आगे रहेगा, शब्द पीछे से। नहीं, समझने का एक पहचान ये भी है कि अर्थ आगे है कि शब्द आगे है। शब्द आगे जब तक है तब तक तो स्ट्रगल है। अर्थ जैसे ही आगे होना शुरू हो जाता है और शब्द उसको पीछे से चलना शुरू हो जाता है, गति बिल्कुल बदल जाए। हम जो यहाँ बार बार बात कर रहे हैं वो ये कि शब्द से अर्थ पर हमारा ध्यान जाने लगे और अर्थ को सीधा हम देखने का काम कर सके, न कि शब्द। और देखने के लिए शब्द जरूरी नहीं। आपका पूरा चेहरा, मोरा, रंग सब हमको दिखाई दे रहा है। भले आपके जींस का कलर क्या है वो मुझे शब्द में पता भी नहीं हो कि उसको कौन सा कलर कहते हैं, फिर भी पता देख तो मैं पाई रहा हूं। ये बात पकड़ में आती है? मतलब आंखों से तो जो दिखाई देने का ये भाषा तभी तक जरूरी है जब तक आपको वस्तु का देखने का काम नहीं। वस्तु के देखने का काम जैसे ही होना शुरू हो जाता है, अर्थ जैसे ही पकड़ में आना शुरू हो जाता है, अर्थ वाला पैर आगे हो जाता है, शब्द वाला पैर पीछे हो। तो अगर अभी भी विश्वास को उन्हीं शब्दों में ढूंढने का काम कर रहे हैं तो गति कम है। शब्दों का सहयोग लेकर के उस वस्तु को अपने अंदर देखने की जरूरत है। स्नेह को मैं कितना भी अभी करूंगा एक्सप्लेन कि स्नेह का मतलब क्या है, लेकिन वो सबको एक्सप्लेन करके आपको अपने अंदर स्नेह के भाव को देखेंगे ना तब आपको स्नेह क्या है ये पता चले। हमारे शब्दों में कितना भी घूमते नहीं है उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन यही है, जैसे अब मुझे भाव दिखा, अब मुझे कई बार ये देखना पड़ता है ये स्नेह है, प्रेम है या विश्वास है, या ऐसे ऐसे कई बार वो कंफ्यूजन हो जाता है शब्द और दिखने के बीच में। मैं उत्तर देता हूँ ना, देखिए ये कंफ्यूजन में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही बात देख लिया जाए कि भाव पॉजिटिव है कि निगेटिव, बस। ये कैटेगराइजेशन की बहुत जरूरत नहीं है कि उसमें है कि विश्वास है कि सम्मान है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इतना ही देख लिया जाए पर्याप्त है। हम तो एकदम सिंप्लीफाई करने के लिए थे। आता पीछे 2 प्रश्न ऑलरेडी हाथ उठा रखे, मैं सबको रोक रखा हूँ। तो जैसे आपने बताया कि सहयोगी साधन के रूप में कला का महत्व है, लेकिन कला के द्वारा रस की अनुभूति भी जो एक साधक होता है, कलाकार होता है, वो करता है, तो वो उसके खुद के लिए होती है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो बाहर के लिए ही हो। तो वो रस की अनुभूति करती है तो क्या जो होती है वो व्यर्थ है क्या, या हर कला मतलब इस तरह से उसकी जो सकारात्मक उत्पादकता है कला की, तो कला के मायने जब सकारात्मकता के अर्थ में होंगे तभी रहेंगे क्या? क्योंकि कला के द्वारा ही इतना सारा जो सृजन हुआ है अपनी भारतीय संस्कृति में, भारतीय ज्ञान परंपरा में, तो वो कला के माध्यम से ही हुआ है। तो सृजन आप जब भी कह रहे हैं तो किसी
सार्थक चीज का सृजन करेंगे कि निरर्थक चीज का सृजन सार्थक करेंगे? चीज को ही, वो कोई ना कोई संदेश ही देती है। तो सार्थकता का सृजन करेंगे तो सृजन की तृप्ति तो मिलेगी हमको खुद को भी। क्यों नहीं मिलेगी? मिलना ही बनता है। वो क्या है उसकी तरफ से देखिएगा तो सार्थक भागीदारी। ये बात स्पष्ट हो गई है, एक आधा उत्तर मुझे मिल गया था आपके आंसर से। लेकिन जब वो खुद के लिए कर रहा है, जब वो साधनामय है और जब उसको एक रस की अनुभूति हो रही है, वो ध्यान मन में कविता लिख रहा है, नृत्य कर रहा है, सब गायन कर रहा है, तो जो वो उस रस की अनुभूति करता है उसके खुद के लिए होती है। और जब वो किसी कहते हैं कि कभी कभी तो वो जो साधक होता है परम तत्व की प्राप्ति भी कर लेता है उसी ध्यान मग्न अवस्था में, एकात्मता स्थापित कर लेता है। तो भैया वो जो रस की अनुभूति है उसका क्या रस की अनुभूति जो कला से उसको मिल रही है वो निरर्थक है? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ निरर्थक है, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि वो जिस कला का प्रयोग कर रहा है, वो कला का प्रयोग जो आप कह रहे हैं कि अपने लिए कर रहा है, वो करके ये इतना बार देखने की जरूरत है कि अपने लिए वो किसी सार्थकता को क्रिएट कर रहा है कि निरर्थकता को क्रिएट कर रहा है। जब कोई कविता पढ़ता है, अगर उसने सच में लिखी है हृदय से, तो हर कोई उस कविता को पढ़ के बोलता है कि ये तो मेरे लिए लिखी। तो वो ऐसा नहीं उसी को रसानुभूति होती है, बल्कि उससे ज्यादा उससे उतनी रसानुभूति हर पढ़ने वाले को। वही तो कविता को लिखते समय भी रसानुभूति होती है, और अगर सटीकता से अभिव्यक्त हो पाया है तो सुनते हुए भी रसानुभूति होती है। तो साहित्य का मूल प्रयोजन तो रस को ही उपलब्ध होना है। और जब रस कहते हैं ना तो मुख्य रूप से भाव है, विश्वास से लेकर के प्रेम तक के भाव को रस शब्द से इंगित किया है। विश्वास से लेकर के प्रेम जैसे एक लाइन और बोल रहे हैं, जैसे हम ये अपने लिए एक ही शब्द करके बोल रहे हैं, झरे सा कंतर बढ़ के पास न जाने कब होगी बरसात। कि शरीर ये बूढ़ा हो गया है, यानी कि शरीर के सारे पत्ते लग गए हैं, न जाने कब होगी बरसात। कविता सुन रहे हैं, पर अगर बरसात 2-4 बूंदे अंदर चली जाए तो फिर नहीं बोलते निकल आएंगी, फिर हमें कुछ पढ़ने लिखने का जवानी का संशय मिट जाएगा। पर ऐसा नहीं हो पा रहा। क्या ये दो पंक्तियां ही हमारी, हमें लगता है सबको जोड़ पा रही हैं जी। तो ये जो अपनी तरफ से भी हम एक्सप्रेशन करते हैं और उसकी तृप्ति मिलती है, वो सार्थक एक्सप्रेशन की ही तृप्ति। नहीं तो कला के नाम पर बहुत सारी निरर्थकताओं में जो आदमी भागीदारी कर रहा हो, तृप्ति कुछ खास सृजन की नहीं मिलती। मैं तो इतना ही ये एक बात और होती है, जब कोई कलाकार कुछ अवश्य भी लिखते हैं, मतलब कुछ अपने घटना देखी या किसी के साथ कुछ होते हुए देखा तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप लिखते हैं। तो भैया जब मॉर्निंग सेशन कर रहे थे तो कई बार ऐसा हुआ था कि जब मॉर्निंग सेशन करते करते और समझ में आया कि प्रतिक्रिया करना सही बात नहीं है, तो 6-8 महीने ऐसा हुआ कि बिल्कुल लेखन रुक गया। तो उस समय ये मतलब एक डर रहा कि क्या हो रहा है अंदर, कि हमारा रुक क्यों गया है, क्यों नहीं मैं लिख पा रही हूँ कुछ भी। तो भैया वो क्या था कि क्योंकि पहले जो लिखना हो रहा था प्रतिक्रिया स्वरूप भी हो रहा था, लेकिन भैया उससे कुछ ना कुछ उत्पादक ही निकल के आ रहा था, कोई ना कोई संदेश देता हुआ। नहीं बता जो प्रतिक्रिया में जब हम लिखते हैं ना तो दोनों तरह का होता है, एक रिएक्शन है, एक रिस्पॉन्स है। अंग्रेजी के दोनों सब बहुत अच्छे। अभी हम सामान्य रूप से रिएक्शन करके कुछ सृजन कर लेते हैं, कविताओं का, कहानियों का। जब वो रिएक्शन रुक जाता है तो सृजन भी रुक जाता है। लेकिन वो उसकी अगली जगह ये है कि जब रिस्पॉन्स में हम वापस एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं तो हमारी कविता किसी दूसरे ही स्तर पे खड़ी होती है। पहले स्तर की कविता शिकायतों से, समस्याओं से, विरोधों से, उलझनों से ज्यादातर भरी होती है। दूसरे स्तर की जो कविता होती है ना, वो समाधान की सकारात्मक प्रस्तुति होती है, जिसको हम यहाँ कविता, नृत्य, संगीत और कला से इंगित करें। जब रिस्पॉन्स को हम की स्थिति में आते हैं ना, तो उस रिस्पॉन्स की सकारात्मक अभिव्यक्ति भी फिर कविता के रूप में हो पाती है, अगर हमको कविता पहले से आती है तो। रिएक्शन को तभी हम कविता में एक्सप्रेस कर ही रहे हैं, गा बजा करके भी लोग घूम घूम के एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो रिएक्शन रुकना शुरू होता है, वो सृजन रुक जाएगा कविता। लेकिन अपने अंदर अगर रिस्पॉन्स के रूप में एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी विकसित हो जाए तो वापस वो रिस्पॉन्स कविता के रूप में अभिव्यक्त होने लगती है, और वो बेसिकली समाधान की सकारात्मक एक्सप्रेशन है। यह मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं मतलब एक शब्द भी नहीं लिखा कभी जीवन। स्मृति को संभालो। इस बात के लिए
गागरी न फूटे, जो सिर पे घड़ा रखा हुआ है वो फूटे नहीं, वो संभला रहे। यहाँ पर देखिएगा तो मूल लक्ष्य गागरी जो है वो मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सही चाहता है। वो मूल लक्ष्य है। या सहअस्तित्व को देखेंगे तो सहअस्तित्व मूल लक्ष्य, ठीक, उसको भी और आगे देखेंगे ना, आगे की स्लाइड्स में आएगा। नियम न्याय धर्म और सत्य के रूप में भी उसको देखा जा सकता है कि नियम न्याय धर्म और सत्य मूलभूत बात है जिस पर अपना ध्यान बना है। और ये एक अच्छा उदाहरण है कि आप देखेंगे उस गागरी को लेकर के चलते हुए, ठीक है, उस घड़े को सिर पे रख के चलते हुए चलना भी हो रहा है, बात करना भी हो रहा है, एक दूसरे से मजाक भी हो रहा है, लेकिन उस पूरे समय ध्यान घड़े पर बना हुआ है, इसलिए गर्दन हिलाती नहीं। गर्दन हिला दी तो बस बात खत्म हो जाएगी, खत्म हो गया। ये सारे उदाहरण इस बात को इंगित करते हैं कि मनुष्य के रूप में हमारे पास ये क्षमता है कि मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखते हुए बाकी क्रियाकलापों को कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी जरूरी है। ये मल्टीटास्किंग जो है ना, ये 4 अलग अलग आयामों को यहाँ करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो मूलभूत सच्चाई बाकी सभी कामों को करने का आधार बना हुआ है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मूलभूत सच्चाई जिस पर हम ध्यान बनाए रखे हैं वो व्यवहार से कटा हुआ है। तो हम 2 काम अलग अलग एक दूसरे के परस्पर विरोधी या विपरीत या भिन्न कामों को साथ करने की बात अभी हम नहीं कर रहे। हमको वो एक सूत्रता में लाइन अप काम है, उसमें बीज पर ध्यान को बनाए रखते हुए वृक्ष में फैलने की बात है। तो उस मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बने रहते हुए व्यवहार करते रहे, बाकी क्रियाकलाप करते रहे, बट वो फंडामेंटल ध्यान से नहीं है। और ये सकता है अभ्यास से। उसका अगला लाइन यही कह रहा है कि अभी पनिहारी जो पानी भरने वाली है वो नई है, तो बहुत संभालने की जरूरत है। नए में ही ये होश बहुत साधना पड़ता है, नहीं तो ठोकर खा के गिर जाएंगे। साध लिए थोड़े समय तक तो आगे आसान होता चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अभ्यास का पहला दिन ही सबसे कठिन। अगले दिन तो आप थोड़ा जानते हैं, उसके अगले दिन आप थोड़ा और जानते हैं, उसके अगले दिन आप थोड़ा और जानते हैं, धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाती है और एक दिन तो बहुत स्वाभाविक सहजता हो जाती है आपकी। लेकिन उस सहजता किए हुए आदमी की से अपनी तुलना पहले दिन तो नहीं की जा सकती। पहले दिन तो हमको एक एक कदम संभाल के ही चलते हैं। जी आप बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, सॉरी जी, मैं कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं कर पाया। हेलो भैया, 2 बार चीजें हो सकती हैं, उस पर देखने की मानव की जो चाहना है उस पर ध्यान दें। और अभी आपने कल भी कोई बात छेड़ी थी, आज से शुरू कर दी कि जो अस्तित्व, जो सहअस्तित्व है, जो प्रकृति जो व्यवस्था है या फिर जो हार्मनी है वो, और जो हम सब में एक परस्परता है, हम सब में जो योगदान पड़ता है उस पर भी ध्यान है। मेरे से एक सच्चाई भैया, मेरा अपना एक अनुभव इसमें ऐसा रहा कि जैसे मैं किसी को अपने जैसे देखता हूँ तो उतना मुझे उसके प्रति जैसे होते हैं कि वो एक उतना भाव नहीं आता, पर जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरे लिए है, मेरे लिए उपयोगी पूरे तो और ज़्यादा आता है। तो ये भाव मेरा ऐसे पिछले 3-4 साल में जो इसे जो जोड़ा तो तब से ऐसे ध्यान गया कि जब मैं अन्य को जब देखता हूँ तो मेरे जैसा देखता हूँ तो उतनी वो बनती नहीं है कनेक्टिविटी, इतनी नहीं। मैं उसको जब भी देखता हूँ कि ये मेरे लिए है, मेरी उपयोगिता के लिए, मेरे लिए बना है, जब इस पर ध्यान जाता है फिर और उसमें 2 तरह से मैं इसको उत्तर दूंगा। एक तो ये कि जिस मूलभूत सच्चाई पर ध्यान बने रहने से स्नेह का भाव स्थिर हो जाए, उसी पर ध्यान रखिएगा। कोई ठेकेदारी नहीं है कि इसी पर रखें कि उस पर रखें। जिस पर ध्यान के बने रहने से अपने में स्नेह स्थिर होने लगे, और स्थिर होने का मतलब जो आपके साथ ठीक जिए उसके साथ भी स्नेह, जो न्यूट्रल जैसा हो उसके साथ भी स्नेह, जो विरोध करता हो उसके साथ भी स्नेह, जो विरोध में भी एक्सट्रीम विरोध करता हो उसके साथ भी स्नेह।
ये जिस सच्चाई इस पर ध्यान रखने से बन जाता हो, उसी सच्चाई को ध्यान की मूल वस्तु बनाना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि दूसरा मेरे लिए उपयोगी और पूरक है, उसी को मैं इतनी देर से इस भाषा में कह रहा हूं कि दूसरा मेरा सोच है, मेरा आशय उतना ही। इसीलिए मैं कल से जब भी लाइन आप ये कह रहे हैं ना कि वो आदमी दूसरे का भी सुख चाहता है, उसको मैंने हर बार नहीं करेक्ट किया कि उसको ऐसे देखिए कि दूसरा सबका सुख चाहता है, मतलब दूसरे का सुख चाहता है, तो ठीक है, मेरा सुख है। पर प्रारंभिक जगह पर ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं तो आज के दिन अपने लिए देखो तो व्यापक पर ध्यान बने रहने से और उसमें संतृप्तता पर ध्यान बने रहने से ही ये सारा कुछ हमारा हो जाता है, लेकिन वहां से शुरू आप नहीं कर सकते। कठिन होता है सामान्यतः, इसलिए हो जाए तो बुरा नहीं। अगर कोई सीढ़ी पर चढ़ते समय एक साथ 4-4 सीढ़ी चढ़ सकता है, चढ़ ही सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपना मुंह तुड़वा बैठेंगे, ये पक्का है। इसीलिए वो जो बेसिक बात है हम वहां से शुरू कर रहे हैं कि मानव मुद्दा सच्चाई का पक्ष है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है। ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, आपको बहुत सिंपल बात लगती है, लेकिन जब आप किसी को 3 बार समझाते हैं और वो काम नहीं करता है, चौथी बार आपको गुस्सा आता है, उसके पहले आपको क्या ये दिखाई देता है तो सही समझना चाहते हैं। ये जो इतना सिंपल स्टेटमेंट लग रहा है ना, इस पर ध्यान को बनाए रखने जाएंगे तब इसकी बारीकी पकड़ में आएगी कि क्या होती है। हमारा इस बात से भरोसा उठ जाता है, तभी तो हम डांटना शुरू करते हैं कि नालायक ऐसे नहीं समझेगा। उस समय भी अगर ये दिखाई दे कि ये सही समझना चाहता है, तो इमीडिएटली प्रश्न अपनी तरफ से मुड़ जाएगा कि इसका मतलब हम कंस्ट्रक्टिव ढंग से उसको कनेक्ट करके नहीं बोल पा रहे हैं, अपने तरीके को और सुधारेंगे। तो आप कोई भी सवाल पूछते हैं और मेरे उत्तर से अगर हमको लगता है कि आप संतुष्ट नहीं है, तो हमको एक बार के लिए भी ये बात नहीं लगती कि आप ठीक समझना नहीं चाहते। हम हर बार ये सोचते हैं कि क्या और बेटर फॉर्मुलेशन कोई है हमारे पास जिससे लेकर के हम उसको कनेक्ट कर सकते, और अगर हमको आज नहीं मिलेगा कोई तो हम उसको सोचते रहते हैं, ताकि आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, किसी दिन तो मिल ही जाएगा। जी, वही जगह है जिससे हमारा समाधान दिनों दिन इंप्रूव होता जाता है। कल मुझे 2 तरीके आते थे कनेक्ट करने के, आज मुझे 20 आते। कल एक लेवल के आदमी के साथ कनेक्ट कर पाता था, आज दूसरे, तीसरे, चौथे सबके साथ कनेक्ट कर। आज तो हम ढूंढ ढूंढ के युवाओं को ढूंढते हैं, जो बात हो जाए किसी मुद्दे पे भी करना चाहते हो, देखते हैं, कनेक्ट करते हैं। हम तो भी धीरे धीरे छोटे बच्चों के साथ 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चों के साथ अच्छे से ट्राई करके देख रहे हैं कि कनेक्ट होता है कि नहीं। मैं भी थोड़े समय पहले ही बता रहा था, रायपुर में अभी था अनीता दीदी के घर पर, उनका पोता कबीर, 7-8 साल का बच्चा होगा, वो मोबाइल में जो है कह रहा था कि दादी आपके मोबाइल में 7 गेम थे, मेरी 102 गेम इंस्टॉल कर। तो उन्होंने कहा बेटा ये सब हम अभी डिलीट कर देंगे, थोड़ा मुंह बना दिया उसने। मैंने उससे पूछा अच्छा ये बताओ कि तो ये मोबाइल में जो गेम है सारे तुमने इंस्टॉल किए हैं, इसको डिलीट किया जाए, तुमसे पूछ के किया जाए कि बिना पूछे किया जाए? उसने कहा पूछ के किया जाए। मैंने कहा अच्छा ये बताओ फिर दादी के मोबाइल में अगर कोई गेम इंस्टॉल करते हो तो दादी से पूछ के किया जाए कि बिना पूछे किया जाए? हम बड़े भी वही करते हैं जो उस बच्चे ने किया। उसने उसका जवाब नहीं दिया, एक तकिया रखा था, उठा के अपना मुंह ऐसे डाल दिया। हमको उतने से जवाब मिल गया, हमको उतने से जवाब मिल गया कि वो क्या कहता है। तो तो हम अपनी कलात्मकता को दिनों दिन इंप्रूव करने की जगह से सोचते हैं ना कि अगला जहाँ खड़ा है वहां जाके हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो दिनों दिन अपना इम्प्रूवमेंट होता है। मैं बार बार इस बात पर ध्यान देता हूँ। मैं पहले भी बच्चे को पकड़ के पीटने नहीं जाता, मारने तो नहीं जाता, लेकिन जितना ध्यान में आज दिला पाता हूँ उतना कल नहीं दिला पाता। उसी के एक दिन पहले वो भी बच्चा होगा, हमको होता है 6-7-8 साल का, उससे पूछे समझदार होना चाहते हो कि बेवकूफ? कहा समझदार। पूछा जिम्मेदार होना चाहते हो कि गैर जिम्मेदार? कहा क्या मतलब होता है इसका, ये बताइए। अंग्रेजी मीडियम के पढ़े बच्चों को सब नहीं पता था। कहा रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हो कि इररिस्पॉन्सिबल? कहा रिस्पॉन्सिबल।
हमने कहा बहुत अच्छी बात है। उसकी थोड़ी देर पहले बैठ के बात कर रहे थे तो उनके पेरेंट्स की ये शिकायत थी कि बड़ी बिटिया थी उनकी सर क्लास 8-9 में, ठीक है, तो ये दोनों का आपस में झगड़ा चलता रहता हो। हमने उस बच्चे को पूछा कि ये बताओ कि अपनी दीदी को सुखी करना चाहते हो कि दुखी करना चाहते हो? उत्तर बहुत साफ है, सुखी करना। हमने पूछा ये बताओ जब तुम दीदी से इस तरह से झगड़ा करते हो, लड़ाई कर लेते हो, मारपीट कर लेते हो, ठीक है, तो सुखी होती कि दुखी होती? उसने बिना कोई उत्तर दिए, मैं यहाँ खड़ा था, वो मेरे पास खड़ा था, बिल्कुल ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, वो बिना कोई उत्तर दिए हमारे यहाँ से उठ के मम्मी के पास चला गया। हमको उत्तर मिल गया। तो ये दिखना जरूरी है कि अपनी कलात्मकता को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपने एक्सप्रेशन को अगर हम दिनों दिन इम्प्रूव करने का काम करते हैं, हम सामान्य से सामान्य बच्चे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उस कला को अगर हम खोलेंगे नहीं, इम्प्रूव कैसे होगा? जैसे आप अगर बच्चों का पालन पोषण किए हैं, हमसे कई गुना अधिक आप जानते होंगे, भले मैं थ्योरेटिकली बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन बच्चे के पालन पोषण के बारे में आप हमसे कई गुना ज्यादा जानते होंगे क्योंकि आपने बच्चे का पालन पोषण किया है, मैंने नहीं किया। करके गुजरने की प्रक्रिया में जब हम काम करते हैं ना, तो स्वाभाविक रूप से अपना बहुत सारा प्रोग्रेस करते हैं। जितने सिद्धांत पता हो, उतने सिद्धांत को जब जीने में उतारने जाते हैं ना, उसकी बहुत सारी बारीकियां पता चलती हैं और धीरे धीरे अपना इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। जी, जो अच्छा होता है वही सबसे ज्यादा सुखी प्राणी होता है, एक बात। दूसरा, ऑब्जर्वर भी वो सबसे अच्छा ही होता है और न्याय का याचक और सत्य का वाचक भी वही होता है। बस इतना इनपुट रखना चाहता हूँ। बढ़िया, कोई और बात करनी? हाँ, मैं ये वाला पूज्यता की भावपूर्ण है। हाँ, ये जो पूज्यता की भावपूर्ण व्यक्ति, समझ गया। तो ये परंपरा से मुझे मेरे को रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, तो शायद मेरे को पढ़ने। अभ्यास दर्शन को पढ़िएगा, ये सब मिल जाएगा अगर परंपरा से आपको लग रहा है पढ़ के देखिएगा। पर अभी हम आ जाते हैं वहाँ भी वही है भाई, इसीलिए तो हम, हमारे पास सबका रेफरेंस है। साहित्य, संगीत, कला, ये सब का भी रेफरेंस ढूंढना हो ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, मैं दे दूंगा। बट अभी हम आ जाते हैं मुद्दे पर। मूल मुद्दा यह है कि जब हम सत्संगी या श्रेष्ठ लोगों का सानिध्य कह रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं अगले के साथ रहना, उनके आचरणों से प्रेरणा लेना, उनकी कही हुई बातों पर ध्यान देना, उसको थोड़ा मनन करने का काम करना, ये सारा बात महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हम ये पूज्यता के भावपूर्ण अभिव्यक्ति कह रहे हैं, इसका एकदम सिंपल मतलब है कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हमको दिखाई देता है, उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करके किसी फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं। आप जब 9 भावों की बात करते हैं तो श्रद्धा की गति क्रिया क्या है? क्या है जी? पढ़े लिखे लोग बताइए। वही क्रिया है जो लिखी हुई है। ये जो श्रद्धा है, रेवरेंस है, रेवरेंस को जब एक्सप्रेस करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं पूज्यता के रूप में दिखाई देता है। तो इसमें भैया श्रेष्ठ तो कह सकते हैं, मैं माँ को मांग सकती हूँ। श्रेष्ठता का डेफिनेशन मैंने दिया था, बिल्कुल मान सकते हैं माँ को, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मूल रूप से मैं जिन गुणों को, जिन भावों को अपने में विकसित करना चाहता हूँ, वो जहाँ दिखाई देता है, कम से कम उसको तो श्रेष्ठ मान ही लें। जी, तो जिन गुणों को, जिन स्वभावों को हम अपने में विकसित करना चाह रहे हैं, वो जहाँ दिखाई देता है वहां तो श्रेष्ठता देख ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। कि सजगता पूर्वक सही जीने का प्रयास, तो अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई क्या होती है, चाहे उस मूलभूत सच्चाई को आप अस्तित्व के रूप में, व्यवस्था के रूप में, संबंध के रूप में पहचानते हैं, कोई एग्जिस्टेंस के रूप में, हार्मनी के रूप में, रिलेशनशिप के रूप में पहचानते हैं, या ये जो 4 ऑर्डर्स हैं इनके स्वभाव और धर्म के रूप में पहचानते हैं, इनेटनेस और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक के रूप में पहचानते हैं, या मानव मूलतः सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है, इसको पहचानते हैं,
ये मूलभूत सच्चाई पर ध्यान का बने रहना, उसके आधार पर अपने अंदर स्नेह के भाव का बना रहना, इसको अभी मैं मूलभूत अभ्यास के रूप में कहता हूं। उस अभ्यास को करते हुए जब हम स्लिप हो जाते हैं किसी भी कारण से, और स्लिप होके जब हमारा ध्यान आता है, अपने ऊपर लौटता है, उस समय ये दूसरा अभ्यास जरूरी है कि जो चल रहा है उसका निरीक्षण करके अगर ठीक है तो चलने दिया जाए, ठीक नहीं है तो उसको बदलने का प्रयास। और ठीक नहीं है तो बदलने का प्रयास का मतलब यही है कि मूलभूत सच्चाई पर फिर से ध्यान को लेके चले जाए। तो मैं अभ्यास को यहां से नहीं शुरू करने के लिए कह रहा हूं कि जो चल रहा है उसका निरीक्षण किया जाए, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए। मैं अभ्यास को यहां से शुरू करने के लिए कह रहा हूं कि जो मूलभूत सच्चाई का भास आभास हमको हुआ है उस पर ध्यान को बनाए रखने का प्रयास किया। उस बनाए रखने के प्रयास में, प्रक्रिया में, प्रोसेस में आपसे स्लिप हो जाता है जाने अनजाने। तो स्लिप होने के बाद जब आप लौट करके आते हैं तो अपनी स्थिति दिखाई देगी। उस समय यह काम हो सकता है कि जो चल रहा है उसका निरीक्षण करें, और ठीक नहीं चल रहा है अगर ऐसा दिखाई देता है तो उसको बदलने के लिए मूलभूत वास्तविकता पर ध्यान को वापस लेके चले जाएं, क्योंकि हमको ये समझ में आ गया है कि ये जो अभी मेरे अंदर अपमान दिख रहा है, विरोध दिख रहा है, असहजता दिख रही है, दुख दिखाई दे रहा है, उसका मूल कारण ये नहीं है कि बाहर की परिस्थिति खराब हो गई। उसका मूल कारण ये है कि मूलभूत सच्चाई से मेरा ध्यान हट गया है। तो उपाय क्या है? उपाय एकदम सिंपल है, मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को वापस लेके आ जाएगा। हम पहले नंबर के अभ्यास से बात करने को, अभ्यास को शुरू करने की बात कह रहे हैं, न कि दूसरे नंबर से। मूलभूत सच्चाई की स्मृति बनी रहे, उसके प्रति सजगता बनी रहे, मूलभूत सच्चाई के प्रति हम होशपूर्ण बने रहे, उसके साथ बाकी चीजों को देखें ना। जिन्हें आपको देखता हूँ आपका कपड़ा नहीं दिखाई देता, ऐसा कोई आपके गले में लगा हुआ चेन हमको नहीं दिखाई देता, ऐसा थोड़ी। आपका चेहरा नहीं दिखाई देता, ऐसा थोड़ी। आपके बाल नहीं दिखते, ऐसा थोड़ी। आपकी बिंदी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा थोड़ी। सब दिख रहा है, लेकिन वो मेरे देखने की मूल वस्तु है क्या? मेरे देखने की मूल वस्तु तो आप जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न है, या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ओवरऑल मैं आपको देखता भी हूँ तो सिर्फ इस बात को देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच रही है कि नहीं। बाकी जितनी भी चीजें हमको दिख रही है वो बैकग्राउंड में दिख रही है, न कि वही मेरी मूल वस्तु है दिख रही। सर ये भैया जो लिखा है ये दूसरी वाला पॉइंट, जो चल रहा है उसका निरीक्षण, तो निरीक्षण जो है वो अपने अंदर और बाहर दोनों जगह करना है। अभी जो कह रहा हूँ मैं, ये तो जो अंदर चल रहा है उसके लिए, क्योंकि जैसा अभी आपने बताया पहले कि सामने वाला मानव जो है उसकी वो सही जीना चाहता है और सही समझना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा भी सुख चाहता है, तो वो तो मेरे अंदर चल रहा है तो मैं तो उसका निरीक्षण कर रहा हूँ। साथ में यदि सामने वाला व्यक्ति विरोध में है और मैं उसका निरीक्षण करता हूँ तो मैं तो निरीक्षण इतना कर पाऊंगा कि मैं उस वक्त विरोध में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। वही मैं विरोध में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ, ये निरीक्षण कहाँ होगा? बाहर की अपने अंदर। उसी निरीक्षण की बात यहाँ कर रहे हैं, उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। तो बाकी जितनी भी चीजें दिखाई देगी ना, अगले का विरोध भी दिखाई देगा, अगले का कपड़ा भी दिखाई देगा, अगले का जूता भी दिखाई देगा, अगले की बाकी चीजें भी दिखाई देगी, लेकिन वो मेरे व्यवहार का आधार नहीं बनती है। आप अगर हमसे सवाल पूछते हैं ना, तो आपका कपड़ा, आपका रंग रूप, आपका चेहरा, आपका टोन, आपका लहजा सब हमको सुनाई देता है, सब हमको भी दिखाई देता है, लेकिन वो आधार नहीं बनता है मेरे उत्तर देने का कि आपका कपड़ा एक तरह का है तो उत्तर देंगे, दूसरे तरह का है तो नहीं देंगे। आपका चेहरा एक तरह का है तो उत्तर देंगे, दूसरे तरह का है तो नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा होगा तो मैं बेवकूफ, ऐसा होगा तो मैं ठीक नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें दिखने के बावजूद भी मेरे उत्तर देने का आधार तो आपकी जिज्ञासा होती है, आपका प्रश्न। और मेरे देखने का मूल चीज तो ये होता है कि मैंने जो कहा वो आप तक ठीक से पहुंच गया कि नहीं।
बाकी आपका रंग रूप तो दिखाई देता ही होगा ना। आपके चेहरे को जब मैं देखता हूँ और आप हाँ में सिर हिलाते कि समझ में आ गया, तो रंग भी तो दिखता होगा, आंखें भी तो दिखती होगी, नाक भी तो दिखता होगा, ज्वेलरी है कि नहीं उस पर ये भी तो दिखता होगा। नहीं चाहते हुए भी वो सब दिखता दिखता, लेकिन वो गौण है, इसलिए मेरे व्यवहार का आधार नहीं है, मेरे व्यवहार का आधार नहीं। उसी बात को मैं वहां भी कह रहा हूं कि मानव मूलतः तो सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। इसको फंडामेंटली अगर हम ध्यान पे बना के रखते हैं तो ये मेरे भाव का, विचार का, व्यवहार का एक निश्चित एंकर पॉइंट के रूप में आधार बना रहता है। बाकी चीजें दिखती रहती है, साइड से दिखे दिखे। जी, सामान्य परिस्थितियों में तो निरीक्षण कर पाना बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन जब भी कभी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उस समय ये जो निरीक्षण है ये उतनी आसानी से नहीं कर पाते। कुछ समय के लिए उसके ऊपर फोर्स करते हैं कि नहीं, जो मूल भाव है वो यही रखना चाहिए। अभी इससे पहले तक तो मैं ये सोचता था कि जब भी कभी विरोध का भाव आया तो हमेशा ये बात अपने मन में रिपीट होती थी कि ये जो विरोध का भाव है इसका कारण मैं स्वयं हूँ, बाकी परिस्थितियाँ नहीं है। इसके ऊपर बार बार फोकस करने का प्रयास करता था, लेकिन वो जब उसके ऊपर सजगता बनाए रखते हैं तब तो ठीक है, और कुछ समय बाद फिर से वही जो विचार है फिर हावी हो जाते थे, फिर प्रयास करते थे। तो कुल मिला के संतुलन की स्थिति आने में समय लगता है उसमें, ऐसा कुछ अभ्यास कोई भी समय तो लेता है, इसमें तो कहीं शक नहीं, अभ्यास अपना समय तो लेता है। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूँ ना वो ये कि अभी तो सामान्य स्थिति में है, अभी से ही ये देखना शुरू कर देना कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है। सामान्य स्थिति में अगर ये देखने का काम करते रहेंगे ना, एक्सीडेंट होने की संभावना ही बहुत कम है। एक तो है कि हम आंख बंद करके ड्राइविंग करेंगे और जब एक्सीडेंट हो जाएगा तब हाथ पैर मरम्मती की बात करेंगे, ठीक, इलाज की बात करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आंख खोल के ड्राइविंग को ही शुरू कर लिया जाए ना। अभी तो सहज स्थिति है, अभी तो ध्यान दे सकते नहीं इस बात को। इसको ध्यान में लंबे समय तक प्रोलॉन्ग करने का, बनाए रखने के अभ्यास को किया जाए ना, एक्सीडेंट होने की संभावना ही बहुत कम है। फिर अगर गलती से एक्सीडेंट हो भी जाता है तो इसको चूंकि हम ध्यान में लंबे समय तक बनाए रखने का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए बहुत जल्दी ध्यान लौट के आ ही जाता है। दूसरा जो अब आप ये कह रहे हैं ना कि उस आदमी के लिए भी डाउट होता है, ये डाउट कैसे हो रहा है? उसके जितना आपने उदाहरण दिया, ये सारा डाउट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि आप उसके करने को देख रहे हैं कि करने की जगह पर वो कुत्ते का मीट खिला रहा है कि 15 दिन पुराना कुछ खिला रहा है कि कुछ और कर रहा है। ये सारा करके आप उसके करने को देख रहे हैं और करने को देख करके उसकी चाहना के बारे में निष्कर्ष निकालने का कोशिश कर रहे हैं, जो एक बहुत इनडायरेक्ट मेथड है। हम कह रहे हैं कि इसका डायरेक्ट मेथड हो सकता है, हम अपना सीधा निरीक्षण करके देख लें कि मैं स्वयं को जो है सुखी करना चाहता हूँ कि नहीं, मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ। और अगर बैठे हुए 70 आदमी में से एक को भी ये शंका नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये बात तो लगती है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन का काम भी हो सकता है और उस आधार पर सच्चाई पहचानी जा सकती है। कभी वो आदमी मिल जाए योग संयोग से, क्या इतने धूप के लोग हैं इसमें बात नहीं हो पाती बहुत, कभी मिल जाए किसी योग संयोग से तो निश्चित रूप से उससे भी ये बात हो सकती है कि मैं बताओ तुम सही को समझना चाहते हो कि नहीं, सही जीना चाहते हो कि नहीं, अपना सुख चाहते हो कि नहीं, दूसरों का सुख चाहते हो कि नहीं, पूछा जा सकता है। अगर उससे भी पूछेंगे ना, वो बताएगा ये मजबूरी थी, ये बाध्यता थी, ये परिस्थिति थी जिसके कारण हमको ऐसा करना पड़ा। मैं एक उदाहरण बताऊँ आपको। मैं जब हम लोग कई सारे मित्र एक साथ संस्थान में जुड़े तो एक दिन एक व्यक्ति आए और गणेश जी को ये कहने लगे, तो सामान्य बातें होती रही, तो कहने लगे कि ये आपने IIT वाले इतने सारे बच्चों को इसमें लगा दिया है, लगा करके इनकी जिंदगी तो नहीं खराब कर रहे हैं। काफी देर तक जब बातें होती रही और ऐसा लगा कि वो देर तक बता रहे हैं, इनका थोड़ा ध्यान आकर्षण करना जरूरी है, तो एक ही बात उनसे पूछे कि भाई ये बताइए कि जिस तरह से आप सुविधा कमाने में लगे हुए हैं, ये काम तो पशु भी पूरा कर लेता है, तो क्या आप इसको भी चाहते हैं कि पशुवत ये लोग भी लग जाए?
उतना ही लक्ष्य है, या कहीं आपको लगता है कि सुविधा से ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? ये सवाल पूछते ही गए ना, फिर वो अपना सफाई देना शुरू कर दिए। आपको नहीं पता है, हमने अपने दादाजी को रोड पर भीख मांगते देखा है, हमने अपने पिताजी को ये काम करते देखा है। आपको नहीं पता है हमारा बचपन कितना गरीबी में गुजरा है। वो अश्वत्थामा की कहानी से लेके वो बाकी सब सुना गए कि दूध पीने को नहीं मिलता तो चावल के दाने को पीस के मुंह पे लगा देते कि बच्चे को कैसे दूध पी के आया है। सुने अश्वत्थामा की पुरानी कथा है। ऐसा 20 उन्होंने दृष्टांत सुनाया कि किस किस मजबूरी से, किस किस बाध्यता से हम गुजरे हैं, जिसके कारण आज हम पैसा कमाने को इतना बाध्यता में सोचते हैं। आदमी का वो दूसरा पक्ष शुरू हो जाता है जैसे ही उसको दूसरी तरफ से बात करना शुरू कर, तो उससे भी पूछेंगे ना, तो दूसरा इतिहास एक लंबा गिनाएगा। आपको नहीं पता लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, आपको नहीं पता कि हमको क्या क्या झेलना पड़ा है, आपको नहीं पता कि इस सिस्टम में काम करने के लिए कितने तरह की मजबूरियां झेलनी पड़ती है। ये सब रामायण आपको सुनने को मिलेगा, ये सब सुनने को मिलेगा। आप भ्रष्टाचार करते हुए आदमी से एक बार पूछ के तो देखिए, ये पैसा लेते हो अंतरात्मा कहीं कचोटती है कि नहीं? देखिए क्या रामायण पढ़ता है आपके सामने, ट्राई करके तो देखिए। ये सबसे अच्छा तरीका, इसीलिए इतना लिस्ट बता रहे हैं। तो क्या मैं मानूं तो कि मेरा ध्यान तो बस मुझे दिख रही है कि अभी भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मेरे भाव ठीक चल रहे हैं, अगर कुछ हो रहा है, कोई घटना घट रही है, उसमें भी मैं विचलित नहीं हो रही और मैं मतलब इसमें को फील कर पा रही हूँ, तो क्या मैं वास्तविकता को देख पा रही हूँ? वही देख पा रही हैं या देखने की तरफ काम चल रहा है, इतना तो पक्का कह सकता हूँ कि डायरेक्शन ठीक है। इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि डायरेक्शन ठीक है, डायरेक्शन ठीक है। तो मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखें। तो आप इस अभ्यास को ना सेशन के दौरान भी देखेंगे ना, तो जिस आदमी पर भी हमारा ध्यान जाता है, अगला कोई सवाल पूछना शुरू करता है, हम उसकी तरफ मुड़ते हैं, मुड़ते हुए हम इस बात को देख सकें कि मूल में वो सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख। और ये ऑब्जर्वेशन की वस्तु है, इसलिए भाषा का इससे बहुत लेना देना नहीं। जो मैंने अपने लंबे समय तक आपको एक्सप्लेन किया कि ऑब्जर्वेशन अलग चीज है, भाषा अलग चीज है। आपके शर्ट को ऑब्जर्व करके मैं हरा देख लेता हूँ, बटन को सफेद देख लेता हूँ, ये सब कहने के लिए मुझे हरा सफेद भाषा ही कुछ नहीं चाहिए, दिखाई देता है। ये सीधा ऑब्जर्वेशन करने के काम को अगले में करते हैं। सेशन के दौरान भी किसी पर नजर जाती है तो ये ऑब्जर्व किया जाए, हमको भी सुन रहे हैं तो उस ऑब्जर्वेशन के साथ सुना जाए। ब्रेक में बाहर निकल रहे हैं तो जिस व्यक्ति पर भी नजर पड़ती है, बात हो चाहे नहीं हो, उसमें उस बात को, उस सच्चाई को देखा जाए। बात करना जरूरी नहीं है, बगल से गुजर भी रहा है तो उसमें उस सच्चाई को देख सकते हैं, वो पानी भी पी रहा है तो उसमें उस सच्चाई को देख सकते हैं, तो सीढ़ी से उतर भी रहा है तो उसमें उस सच्चाई को देख सकते हैं। इस अभ्यास को जितना जितना अभी करना शुरू करेंगे उतना उतना वो होता जाएगा, और जब भी वो स्लिप हो जाए, लौट करके ध्यान आए तो देख सकें कि अपनी जो स्थिति चल रही है वो ठीक है कि नहीं है, और नहीं है तो बिना उसमें कोई एनालिसिस में गए हुए सिर्फ एक बात पहचाने कि मूलभूत सच्चाई से ध्यान स्लिप हो गया था, इसलिए स्थिति बिगड़ गई, वापस मूलभूत सच्चाई पर ध्यान। अभ्यास करने से ही होगा, सुनने से नहीं होगा, समझ भर लेने से नहीं होगा। ये सब नदी किनारे खड़े रह के तैराकी सीखने और उस पर चर्चा करने की बात है। उतरने के काम को किया जाए। लौट के हम मिलते हैं 4:30 बजे।